आइए आज हम लोग वॉइस को देखते हैं। आज का टॉपिक है आपका वॉइस, आपके ऑन डिमांड पे। भाई विद्यार्थियों की डिमांड सर्वोपरि है और उस सर्वोपरि डिमांड में सबसे पहले आप लोगों ने डिमांड किया है जो चैप्टर, उसका नाम है वॉइस। वॉइस की हिंदी होती है वॉच। हम लोग वॉइस की बात कर लें तो वॉइस की हिंदी होती है वॉच। वॉइस की हिंदी होती है वॉच अंग्रेजी में। ऐसे अगर बात करेंगे तो वॉइस को हम लोग बोलते हैं आवाज, साउंड। ठीक है। अब वॉइस की अगर बात करेंगे, बेसिकली ये वॉइस जो होता है वो होता है दो प्रकार का। बेसिकली वॉइस होता है दो प्रकार का, जिसमें पहले को हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस और दूसरे को हम लोग बोलते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब एक्टिव और पैसिव की खास बात क्या है, तो वो खास बात यह है, आपको ध्यान देने वाली बात, कि एक्टिव का मतलब होता है, बस एक शब्द में समझिए, क्योंकि ये जो वॉइस है ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ना है। किसके अंतर्गत पढ़ना है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि रूप में परिवर्तन, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ट्रांसफॉर्म, ट्रांस मतलब चेंज और फॉर्म माने रूप। रूप बदलेगा लेकिन उसका मीनिंग बदलेगा नहीं। समझ में आई बात? अब यहां पे बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस फंक्शन लेवल पे हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो फंक्शन लेवल पे इसको भी बोलते हैं, तो ये होता है फोकस ऑन सब्जेक्ट। ये फोकस करता है सब्जेक्ट पे और ये फोकस करता है ऑब्जेक्ट पे। फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, यानी साफ शब्दों में पता चल जाए, साफ शब्दों में ध्यान दीजिएगा, तो ये काम कहता है एक्टिव में कि काम कौन कर रहा है। काम कौन कर रहा है ये सामने दिखना चाहिए। कौन उस काम को अंजाम दिया ये सामने दिखना चाहिए। लेकिन पैसिव कहता है कि काम, पैसिव में कहा जाता है कि काम कब हुआ वो मायने नहीं रखता, काम कौन कर रहा है ये भी नहीं, क्या काम हुआ पहले उस पे चर्चा होनी चाहिए। यहां काम करने वाले पे चर्चा है एक्टिव में, लेकिन पैसिव में काम करने वाले की नहीं, पहले चर्चा किसकी होगी? काम की। पहले चर्चा किसकी होगी? काम की। अब यहां पे समझिए, इसको समझेंगे, जब यहां पे समझेंगे बउआ तो कहा जाता है, देखिए एक छोटा सा सेंटेंस हम देते हैं, कहता पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। बिहार में लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी इन बिहार। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। बिहार में लोग हिंदी बोलते हैं। अब यहां पे हम इसी बात को दूसरे शब्दों में लिखे पैसिव में, तो जब इसको हमने पैसिव में लिखा तो पैसिव में पता चला कि ये होगा हिंदी इज स्पोकन। हिंदी बोली जाती है। कहां बोली जाती है भाई? तो इन बिहार। बिहार में हिंदी बोली जाती है। अब देखो इसमें कौन बोलता है? लोग बोलते हैं, ये पता चल रहा है। इसमें क्या बोला जाता है उसके बारे में पहले चर्चा, इसलिए ये एक्टिव हो गया और ये तुम्हारा पैसिव हो गया। समझ में आई बात? यानी एक्टिव में साफ साफ शब्दों में समझ लीजिए कि काम कौन कर रहा है उस पे फोकस होगा, और पैसिव में कौन काम क्या हुआ उस पे फोकस होगा। समझ में आई बात? फिर हम लोग दूसरी बातचीत को लेके चलते हैं। जब दूसरी बातचीत को लेके चले तो सबसे पहले इतना जानने के बाद हमें इसमें जनरली हमें पढ़ने को मिलता है, तो वो मैं बताता हूं आप लोग को कि जनरल रूल, हालांकि ये जनरल रूल की चर्चा लोग करते हैं नरेशन में ज़्यादा, लेकिन मैंने वॉइस में भी इस जनरल रूल को बनाया है और बोला है कि जनरल रूल होता है। और जनरल रूल मतलब जनरल का हिंदी हो गया सामान्य और रूल का हिंदी हो गया मेरे बउआ नियम। सामान्य नियम, सामान्य नियम माने एक ऐसा नियम जो सब पर लागू होता है।
किसी एक दूसरे पे, किसी एक पे लागू नहीं होता, सब पे लागू होता है। उसी को हम कहते हैं सामान्य नियम। समझ में आई बात? अब सामान्य नियम में आइए क्या क्या होता है। अब ये जो हम बातें आपको बता रहे हैं, ये एक तरह समझिए एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव यानी एक्टिव से हमको करना है पैसिव, तो एक्टिव से पैसिव बनने का ये जो है सामान्य नियम है। ये सामान्य नियम किसका है? एक्टिव से पैसिव करने का। अब इसमें जो हम देखेंगे, जैसे ही हमने इसमें चर्चा किया तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और स्टेप बाय स्टेप में पहला स्टेप हमने रखा, यानी लिखा स्टेप 1। स्टेप 1 में पहला काम करेंगे क्या भाई? तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएं। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का क्या करें? सब्जेक्ट बनाएं। स्टेप 2 यानी दूसरा काम, पहला काम करने के बाद स्टेप 2, उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। तीसरा स्टेप में आएंगे, स्टेप 3 में। तो जैसे ही स्टेप 3 की बात करेंगे तो स्टेप 3 कहता है हमेशा भी3 का प्रयोग करें। और एक बात एकदम दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए कि जब भी पैसिव की बात आती है तो पैसिव में वर्ब का एक ही रूप चलता है, और वो है भी3। कोई और वर्ब का रूप इसमें पैसिव में नहीं चलता। पैसिव में वर्ब का एक ही रूप चलता है, और वो रूप है भी3। समझ में आई बात? चलिए अब ये स्टेप 4 में आते हैं। स्टेप 4 की बात करते हैं तो इसका जो चौथा स्टेप है वो स्टेप यह है कि बाई या किसी अन्य उपयुक्त बाई या किसी अन्य उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। और इसका बहुआ 5वां स्टेप होता है स्टेप 5। जैसे ही बात हम करते हैं स्टेप 5 की, तो इसका जो 5वां स्टेप होता है वो स्टेप यह होता है, समझ लीजिए कि एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएं। समझ में आई बात? ये सामान्य नियम होता है वॉइस का, जो सब पर लागू होता है। अब कुछ नोट, अब हमने नियम भी जान लिया। अब चूंकि सबसे पहली बात समझिए, हमारे टेंस जो होते हैं, टेंस टोटल हम लोग पढ़ते हैं वो होते हैं 12, और वॉइस को हम कन्वर्ट यानी वॉइस की बात करें तो केवल 8 टेंस का ही वॉइस बनाते हैं। केवल कितने टेंस का वॉइस बनाते हैं? 8 टेंस का। और वो 8 टेंस कौन कौन है तो वो जान लीजिए। सबसे पहली बात तो तीनों में परफेक्ट कंटिन्यूअस, चूंकि परफेक्ट और कंटिन्यूअस 2 टेंस का मिश्रण होता है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता। तो तीनों में से यानी प्रेजेंट में से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस निकाल दिए, पास्ट में से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस निकाल दिए, फ्यूचर में से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस निकाल दिए। तो 12 में से 3 घट गया, बच गया अब 9। अब एक कौन ऐसा है जिसका नहीं बनता है? तो वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव नहीं बनता। ये बात का ध्यान में रख लीजिए। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट वॉइस का, इंपॉर्टेंट फैक्ट वॉइस का, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की हम लोग, नंबर 1 पे आए। सबसे पहला
सबसे पहला ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनता है, सबका नहीं बनता है बुआ। ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ब उठाए और किसी वर्ब का बना दिए। अब मन में सवाल उठ रहा होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी होती है सकारात्मक क्रिया, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब की बात हम करेंगे तो ये हो गया जब हम एक वर्ब के बाद बउआ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो वही कहलाता है मुख्य रूप से ट्रांजिटिव वर्ब। यानी एक ऐसा वर्ब जिसको अपने बाद हर हाल में ऑब्जेक्ट चाहिए। अब जैसे मान लिया जाए मैं पढ़ा रहा हूं, तो बोला मैं पढ़ाता हूं, सेटिस्फाइड नहीं है। क्या पढ़ाते भाई? इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो जैसे इंग्लिश की बात आई तो ये इंग्लिश एक्स का ऑब्जेक्ट हो गया, और जैसे इंग्लिश ऑब्जेक्ट हुआ तो ये कहलाया, यानी जो टीच हो गया वो कहलाया ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आई बात? अब बोले मैं खाता हूं, ये वहां खाता है, क्या खाता है? तो जवाब चाहिए। वो बोला गाली दिया, किसको? गाली दिया किसको? तो ये किसको का जवाब जो पूछ रहा है तो यही तो ऑब्जेक्ट है। समझ में आई बात? तो बिना ऑब्जेक्ट के अगर वर्ब है और उस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी जानकारी, दूसरी जो खास जानकारी है वो यह है कि देखिए ONE बन हो गया, उसके बाद आइए एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, somebody, everyone, everybody, someone, somebody, no one, nobody, no one, nobody, anyone, anybody। इनको अगर काउंट करिएगा तो देखिए वन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबॉडी। टोटल इसकी संख्या 9 है। टोटल इसकी संख्या 9 है। उसके बाद इस सब को कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। उसके बाद आइए पीपल, पुलिस, पब्लिक, ऑडियंस, और यहां तक कि बी यू दे, इन सभी का, यानी इन सभी शब्दों को, इन सभी शब्दों का प्रयोग पैसिव में या पैसिव के ऑब्जेक्ट के रूप में वाक्य का अर्थ अस्पष्ट हो जाने, वाक्य का अर्थ अस्पष्ट हो जाने पर नहीं होता है। यानी एक शब्दों में समझ लीजिए पर नहीं होता है, एक शब्दों में समझ लीजिए कि जनरली नहीं होता है। इन सभी शब्दों का प्रयोग पैसिव में ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। क्यों नहीं होता है इसके रीजन को समझिए। वन का हिंदी हुआ कोई या किसी। अंग्रेजी में, मैथ में वन का मतलब एक होता है, लेकिन अंग्रेजी में हम बात करेंगे ONE वन, तो वन का हिंदी हुआ कोई या किसी। समझ में आई बात? वन का हिंदी हुआ कोई या किसी। तो उसी तरह एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, ये सब जो है, जितना भी शब्द लिखा है, ये सब एक तरह से देखा जाए तो अनिश्चितता का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? अनिश्चितता का। यानी निश्चित नहीं है कौन किया,
और अनिश्चितता का बोध कराता है, तो आप उसको लिखिए या नहीं लिखिए। अब जैसे एक बात समझ लीजिए, आपके सामने एक छोटा सा वाक्य हम पेश करते हैं। हमने बोला कि someone abused him। अब इसकी हिंदी हुआ कि किसी ने उसे गाली दिया। इसकी हिंदी हुआ किसी ने उससे गाली दिया। अब किसी ने दिया, कौन दिया, कोई आता पता है नहीं। तो जनरल रूल के अनुसार हम इसको बनाएंगे, तो बनाएंगे जनरल रूल के अनुसार ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम इधर लेके आएंगे, तो हो गया ही। और चूंकि ये V2 है, तो V2 पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है, और उसके अनुसार ही के साथ हम लगाएंगे उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब वाज। ही वाज एब्यूज्ड। अब आपकी इच्छा है तो आप बाई समवन लगाइए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लगाइएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कहता है कि किसी ने उसे गाली दिया। अब जब आप इसकी हिंदी करिएगा, तो इसकी हिंदी हुआ कि उसे किसी के द्वारा गाली दिया गया। अब ये किसी कौन, कोई निश्चित ही नहीं। अब किसी को तुम बोल दो कि कोई तुम्हें गाली दे रहा था, अभी कोई तुम्हें गाली दे रहा था, कौन दे रहा था, कोई निश्चित है, कोई निश्चित नहीं। और निश्चित नहीं है तो जनरली पैसिव में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग इन सब का नहीं होता। क्यों निश्चित नहीं है? क्योंकि निश्चित नहीं, इसका मतलब कोई भी दे सकता था, पूरा संसार दे सकता है। समझ में आई बात? निश्चितता ही नहीं है, अनिश्चितता नहीं, इसलिए इसका प्रयोग पैसिव। अब यही देखिए, दूसरा वाक्य हम लिखते हैं, यहाँ पे बना तो दिए, अब दूसरा वाक्य लिखते हैं। हमने लिखा ही इज रीडिंग दिस बुक। वह इस किताब को पढ़ रहा है। अब इसको हम बनाएंगे पैसिव। अब इसको पैसिव बनाएंगे, तो यहाँ पे दिस बुक है, इधर आ जाएगा। अब दिस बुक इधर आ गया, तो हमने बहुआ दिस बुक को लिखा दिस बुक। और दिस बुक माने हुआ यह किताब या इस किताब, तो यह किताब या इस किताब सिंगुलर हुआ, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे दिस बुक इज। और यहाँ पे ing लगा हुआ, तो यहाँ लिख देंगे बीइंग read by him, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में हिम इज है। ये जो सब्जेक्ट है एकदम स्टेप बाय स्टेप चले हैं। पैसिव के ऑब्जेक्ट को, सॉरी एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दिए। उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब इज है तो इज लगाए, V4 है तो बीइंग लगाए, और उसके बाद V3 रेड लगाए, और उसके बाद बाई एजेंट आया, और उसके बाद बाई के साथ उसके बाद हम लोग किसका प्रयोग किया, हिम का। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? अब एक शब्दों में आप गौर कीजिए, एक शब्दों में आपको गौर करना है। क्या गौर करना है? तो आपको इसको ध्यान रखना है। आपने नाम सुना होगा वर्ब टू बी का, आपने नाम सुना होगा वर्ब टू बी का। भाई अभी जो टू बी है, तो ये अपना रूप परिवर्तन किया। क्या रूप परिवर्तन किया उसके बारे में जान लें। ये V1, V2, V3, V4 और V5। अब इसका जो होगा इज, और सॉरी इज नहीं, इसमें पहले लिखेंगे बी आया, और बी में यहां पे आ गया आर, इसका पुल्लर। इसका V2 हो गया वाज या वर, वाज सिंगुलर वर पुल्लर। V3 इसका होता है बीन, V4 होगा बीइंग, और V5 होगा तुम्हारा जाके इज बहुआ। अब पूरे नरेश, पूरे वॉइस में, इस पूरे वॉइस में इसी वर्ब टू बी का ये फॉर्म घूमेगा। और मेरे हिसाब से एकदम एक शब्दों में अगर बात की जाए बहुआ वॉइस, यानी पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस नहीं, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि इस B प्लस V3 इज इक्वल टू पैसिव वॉइस। एकदम शॉर्टकट फॉर्मूला कि जब भी आप पैसिव पढ़िएगा तो पैसिव में आपको B प्लस V3 ही मिलेगा। समझ में आई बात?
अब कहानी को बढ़ाते हैं हम लोग आगे, और कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पेन कहाँ रख दिया? अच्छा इधर। कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो अब चलते हैं हम लोग मेन स्टेप पे। मेन स्टेप क्या है? ये जो हमने अभी पीछे वेरीफाई किया कि b प्लस v3 यानी b प्लस v3 पैसिव होता है, अब इसको बारी करने की है सिद्ध। अब ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये आपको तभी क्लियर होगा जब तक आपका टेंस का 12 स्ट्रक्चर यानी टेंस का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा। तो अगर टेंस का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी बउआ, ये बात की गारंटी है। क्योंकि अब हम जो बताने जा रहे हैं एकदम पूरा, क्योंकि ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 12th के एग्जाम में और ऊपर लेवल के एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम में जाइए तो आपको दोनों चीजें पढ़नी होती है, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। एक्टिव से करना है पैसिव और पैसिव से करना है एक्टिव है, तो दोनों चीजें पढ़नी है। जब दोनों चीजें पढ़नी है तो आपको पूरा आना चाहिए ना, कि नहीं आना चाहिए? पूरा नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसी चीज को देखिए मैं आपको बता रहा हूं, एकदम ध्यान से आपका पूरा का पूरा फोकस, नोट करने पे कोई नहीं देगा, अभी पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। अब बोर्ड पे फोकस करेंगे तो देखिए हमने 2 कॉलम बनाया, एक कॉलम में हमने लिखा एक्टिव और दूसरे कॉलम में हमने लिखा मेरे बउआ पैसिव। अब एक चीज समझिए, पैसिव जो होता है किसका? वर्ब फॉर्म का, वर्ब का ये बदलता है। V1 या V5 बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, हाँ या ना? V1 V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम इसको पैसिव बनाए और हमने दूसरा स्टेप में बताया है कि उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, और उसके साथ बोलेंगे V3, इज एम आर प्लस V3 आता है, ये आपका पैसिव में आता है। और अभी मैंने पीछे के स्लाइड में ये बात बताया है कि देखिए बी का मतलब ये होता है इज एम आर, यहां देखिए इज आर और एम, तो वही बात तो मैंने यहां पे लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यानी बी प्लस V3, देखिए ये आ गया बी और ये हो गया V3। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब जैसे ही आप जाते हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहां देख लो हमने लिखा इज एम आर, बउआ प्रेजेंट एक्टिव में भी इज एम आर, और यही इज एम आर चला जाता है पैसिव में भी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे इज एम आर यहां है वैसे इज एम आर यहां है, वही हेल्पिंग वर्ब तो उधर जाता है। कौन जरूरत के हिसाब से हम देखेंगे, जो आपको मैंने रूल लिखाया कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएं, जब पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे तो देखेंगे वहां पे क्या देखेंगे कि हमारा क्या है भाई, तो एक्टिव का जो पैसिव का सब्जेक्ट बनाए हम, तो पैसिव का सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है या आई है, क्योंकि एम तो आई के अलावा किसी और के साथ आता नहीं। अगर आई है तो एम लगा देंगे, सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, प्लूरल है तो आर लगा देंगे। तो जैसे है वैसी, यानी दोनों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं आया है। अब यहां ध्यान से देखिए फर्क कहां आएगा, तो फर्क यहां आएगा। देखिए यहां जैसे आपने लिखा V4 इज एम आर प्लस V4, तो केवल V4 का पैसिव होता है, और इस V4 का पैसिव बनाते हैं बीइंग प्लस V3। देख लीजिए बउआ, वर्ब का ही पैसिव बनता है, सबका पैसिव थोड़ी बनता है। अब दूसरे शब्दों में आइए, दूसरे शब्दों में जैसे हम आगे बढ़े और आगे बढ़े तो हमें यह पता चला कि हैज या हैव, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, अब आ गया बउआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या हैज हैव जैसा है वही हैज हैव तो इधर आएगा। इसमें हमने क्या परिवर्तन किया? कोई परिवर्तन नहीं किया। दिमाग को सही कीजिए, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना भाई। और कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि हैज हैव यहां पे आ गया, पैसिव में भी तो हैज हैव ही आएगा ना, चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या होगा? वो चेंज यह होगा कि यहां लिखा आपने V3, यहां आपने लिखा V3
3 और V3 का पैसिव होता है मेरे बउआ बीन प्लस V3। एक बात मैंने आपको जेंडर रूल में बताया, हमेशा V3 का प्रयोग करें। आप गौर कीजिए, यहां V3, यहां V3, यहां V3। पैसिव का मतलब ही होता है भाव का तीसरा रूप बोले तो V3 आएगा, उसको कोई बदल और झुठला नहीं सकता। अब ये प्रेजेंट में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपने जाना पैसिव, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आपने जाना पैसिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपने जाना पैसिव। अब इसी के आधार पर हम चलते हैं किस पे, पास्ट पे। और प्रेजेंट से हम जैसे ही किए पास तो हमको यह पता चला, प्रेजेंट से जैसे ही पास किए तो प्रेजेंट में खाली V2 आता है, पास्ट इंडेफिनिट में खाली V2 है। और V2 का पैसिव बउआ जैसे अब V1 का पैसिव इज एम आर प्लस V3 है, तब V2 का पैसिव चूंकि इज एम V1 का पास्ट होता है V2, तो इज एम आर का पास्ट होगा बाजबर, और इस बाजबर के बाद आ गया V3। देख लीजिए, कोई लंबा चौड़ा गीत गाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम तो पूरा मनोहर पोथी पढ़ लेते हैं। देखिए फिर आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो हमें यह पता चला कि बउआ जैसे ये प्रेजेंट में इज एम आर तो पास में बाजबर आता भैया, लगा दिए बाजबर, यहां भी बाजबर आता है तो बाजबर लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे तुम जान रहे थे, तुम्हें पहले से मालूम है कि इस V4 का पैसिव होता है बीइंग प्लस V3, तो लगा दो ना बीइंग प्लस V3, मना किसने किया, तुम जान ही रहे हो। तो फिर आगे बढ़े तो हैज हैव का पास हाइड आया, हैज हैव का पास मेरे बउआ हाइड आया, तो हमने हाइड लिखा, और पैसिव में भी तो हाइड जाएगा ना, फिर इसको बदलो ना। यहां पे जैसे तुम आए हो, जैसे तुम यहां पे ध्यान दे रहे हो, तो यहां पे ध्यान दे रहे हो तो पता चल रहा है, देखो हाइड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट टेंस, और यही V3 का पैसिव हो गया बीन प्लस V3। देख लो, अभी बताओ सब बीइंग यानी B प्लस V3 के खानदान से आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि B का खानदान आपको मैं पहले मिला चुका हूं, देख लीजिए यह है B का खानदान, V1 V2 V3 V4 और V5 सब इसी खानदान से ताल्लुक रखेगा पूरा पैसिव। तो हमने प्रॉब्लम कहां है, हम लोग खाली रटे हैं, कॉन्सेप्ट समझो, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कुछ और। अभी हम लोग प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को देखा। अब सही मायने में अगर बात की जाए तो फ्यूचर टेंस को देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम फ्यूचर बताएंगे। अब काहे नहीं, वो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन बताएंगे के बाद, पहले हम बता देंगे आप लोग को, उसके बाद तो फ्यूचर में फिर वही काम करेंगे। एक्टिव हो गया बउआ मेरे, और इधर हो गया पैसिव, एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव पैसिव की जैसी बात किए, तो जैसी बात की एक्टिव और पैसिव की, तो एक्टिव में बात करेंगे हम लोग क्या, तो देखो सेल या बिल, तो देखो सेल या बिल, इधर भी आ गया सेल या बिल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, अब कहिए सर अभी कैसे पढ़ा, तो जरा देख लीजिए V1 हमने पढ़ा कि सेल या बिल के बाद V1 आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेल या बिल आता है। तो V1 का पैसिव अभी मैंने बताया इज एम आर प्लस V3, और इज एम आर को एक शब्दों में B लिख सकते हैं, हाँ या ना, तो B लिखे तो B प्लस V3 लीजिए, बन गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस का इसलिए नहीं बनता है क्योंकि अब ये जो B है, यहां पे B तो ऑलरेडी बीइंग लगा रहेगा, B तो पहले से लगा रहेगा, तो फिर B कैसे लगाएंगे, नहीं लगा सकते हैं, दो B एक साथ नहीं ना आएगा। जैसे अभी देखो सीधी सी बात समझ लो, यहां पे हमने लिखा सेल या बिल, और उसके बाद B या प्लस V4, ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस।
अब इसको हम पैसिव बनाएंगे, तो देखो ऐसे बनाएंगे, सेल या बिल और प्लस उसके बाद बी और उसके बाद फिर बीइंग और फिर V3, बीइंग भी आएगा बी भी आएगा, दो को मामला गड़बड़ा जाएगा ना। इसी वजह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता, ताकि परफेक्ट कंटिन्यूअस तो इसलिए नहीं बना क्योंकि दो था, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। लेकिन मन में सवाल उठ रहा होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का कहाँ नहीं बना, तो देख लो, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनाएंगे तो बी प्लस V4 पहले से है, अब बनाएंगे तो बी प्लस बीइंग प्लस V3, तो दो आएगा बी, मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए इसका भी पैसिव नहीं बनता है। तो इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता है। समझ में आ गई बात? मन में जो सवाल था वो डाउट क्लियर हो गया। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो हमको यह पता चला, आगे बढ़ने पे यह पता चला कि सेल या बिल आया, और सेल या बिल फ्यूचर परफेक्ट में, तो सेल या बिल यहां जैसे वैसे लिख दिए, सेल या बिल भाई, और यहां पे सेल या बिल के साथ लग गया है, तो यहां भी लग गया है। अब ये तो रहता ही है, ये फ्यूचर परफेक्ट में रहता है। अब ये रहता है तो हम इसको बनाएंगे, तो बउआ यहां लिख दिए भी, और अभी हम आपको बता चुके कि V3 का पैसिव क्या होता है। V3 का पैसिव होता है बीइंग प्लस V3। लीजिए, कहां बच के जाइए, अरे कंसेप्ट दिमाग में सेट होगा तो कहीं जाएगा कि जो नहीं जाएगा। कंसेप्ट सेट करो, क्या सेट करो, कंसेप्ट। अब आइए, अब देखो, अब अगली कहानी हम बोले इसको भी बताने की जरूरत नहीं थी। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि सर इसको भी बताने कहां जरूरत है, फ्यूचर का तो बनता है, तो कहां नहीं जरूरत था। जरूरत इसलिए नहीं था कि मॉडल्स नामक का शब्द पढ़े हैं, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होता है ना, होता है ना। तो मॉडल्स, और यहां भी हमने लिख दिया पैसिव में मॉडल्स। अब भैया मॉडल्स का बनाना हमको पैसिव, अब मॉडल्स के ठीक बाद पढ़े भाई कि कितना कुछ बिगड़ जाए, तब मॉडल्स अपने ठीक बाद लेता है V1, मॉडल्स के ठीक बाद आता है V1। अब तुम एगो बात गौर से बताओ मुझे कि क्या सेल बिल मॉडल्स नहीं है, क्या है ना मॉडल्स, तो मॉडल्स प्लस V1 या सेल बिल प्लस V1, तो जो रूल उसमें अपनाया गया मॉडल्स प्लस B प्लस V3, तो यहां भी आ गया यहां V1, तो यहां भी हो गया B प्लस V। तो भाई अलगे से फ्यूचर पढ़ो या ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मॉडल्स में तो पहले से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? फिर देखो अगली बातचीत की हम बात करेंगे, तो हमने लिखा मॉडल्स और मॉडल्स प्लस हैव, और यहां भी मॉडल्स प्लस हैव, और इस मॉडल्स प्लस हैव देख लो। फिर देखो वही कहानी आया, मॉडल्स प्लस हैव बोल दो, या फिर सेल या बिल मॉडल्स है कि नहीं है ना जी, बोलो है कि नहीं है ना, सब सदमा में है ना। हाँ तो यस सर बोलो ना, दिक्कत कहाँ। तो यहां लिखेंगे ये आ गया V3, और इसका भी पैसिव V3 का बीइंग प्लस V3। ये एक्टिव से पैसिव बनाते चले गए हम, फ्यूचर भी आ गया, मॉडल्स भी आ गया। अब इतने समझ लीजिए, कभी आपको वाक्य में दो तरीके से हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। अब कहिए दो तरीके से हेल्पिंग वर्ब कैसे मिलेगा, तो देखिए पहला तो एगो मिलेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस 2 प्लस V1, और ये हेल्पिंग वर्ब भी हम जरा खास कर दें कि हेल्पिंग वर्ब भी कौन कौन होगा, हेल्पिंग वर्ब भी कौन कौन होगा। तो जैसे ही खास में गए तो वो हेल्पिंग वर्ब पता चला, बउआ की जयमार होगा, और बाज बर होगा, और बउआ हैज या हैव होगा, बस इतने, और हैड सॉरी हैज हैव या हैड, बस इतने होगा। इसके अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। इन सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा 2 प्लस। अब हमको बनाना है इसको पैसिव, तो कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है तो पता चल गया, यही हेल्पिंग वर्ब उधर जाएगा
तो जैसे है वैसी जाएगा, उसमें कुछ करना थोड़ी है, जैसी वैसी जा गया तो गया भाई। तो यहाँ पे लिख दिए हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब प्लस 2, और यहाँ पे आएगा 2b प्लस v3, क्योंकि बहुआ v1 का पैसिव होता है b प्लस v3, 2 जैसे था वैसे चिपक गया। और हेल्पिंग वर्ब जो है वही हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ पे ले लेते हैं। आइए भाई साहब, चलिए उधर, आप लोग को उधर भी जरूरत है आपका, आइए चलिए, यहां देख लीजिए यही सब हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आई बात? अब कुछ और चीजें क्लियर तब होगी जब हम जरा इस पर कुछ वाक्य आपको बताएंगे। तो जरा कुछ वाक्य भी एक दो को जरा देख लीजिए। अब जैसे सीधी सी बात है, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर ले। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सिंपल सा बात कहते हैं, ही रन्स अ शॉप। अब जरा गौर से देखिए, मीनिंग चेंज हो गया। रन मने क्या होता है? दौड़ना, लेकिन बउआ यहाँ रन मने दौड़ना नहीं है, यहाँ हो गया चलाना। वह एक दुकान चलाता है। आपने बोला वह चलाता है, क्या चलाता है भाई? तो वह एक दुकान चलाता है। अब दुकान चलाता है, इसको बनाना है पैसिव, तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले गए हम जनरल रूल के पास, और जनरल रूल ने कहा कि बउआ पैसिव का जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाओ, तो इसको इन्हें खिसकाओ। हमने बनाया ये शॉप। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का प्रयोग होता है, क्योंकि इज एम आर प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए बउआ हमने लिखा शॉप इज। और रन का v3 भी रन ही होता है, रन रन रन, कम केम कम, एकदम वो वाला कंसेप्ट चलता है इसमें। तो हो गया शॉप इज रन, अब बाई, और यहाँ पे ही इधर आ गया तो हो गया बउआ ही। कोनो दिक्कत परेशानी तो नहीं होना चाहिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आया, क्योंकि अगर बात करेंगे बुतरू वाला तो सबको पढ़ाता है। यहाँ पे बुतरू में अब कहेगा बुतरू वाला कौन होता है सर? तब बुतरू वाला यह हो जाता, बोल देता आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, यही राइट्स अ लेटर। समझ में आ रही बात? अब हमने इसको बनाया, आ लेटर लेके इधर आया, तो आ लेटर, और आ लेटर इज हो गया राइट का v3, रिटर्न अब बाई हो गया प्रीपोजिशन, और लग गया यहाँ पे बउआ मी। अब एक छोटी सी बातचीत और आपके मन में आती है, क्या आती है भाई? हमने शुरुआत में लिखाया जनरल रूल में कि बाई के साथ किसी अन्य प्रीपोजिशन भी प्रयोग होता है, तो अन्य प्रीपोजिशन प्रयोग होता है वर्ब के अनुसार। जैसे देखिए एग्जाम्पल में आपके सामने मैंने लिखा आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। अब इसको हम बनाएंगे पैसिव, तो इसको पैसिव बनाने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यू इधर आएगा तो यू हो गया, और यू के साथ हमने लिख दिया आर, और नो का v3 हो गया नोन, और बाई मी। अगर हम इसको ऐसे बनाते तो यही हो गया गलती। अब गलती क्या हुआ? तो गलती यह है यहाँ पे इसमें कि नो जो है, इस नो के साथ बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। अब इस नो के जगह बाई नहीं होता तो क्या लगाना पड़ेगा? तो यहाँ हमको लगाना पड़ेगा TO2। इसका बनेगा यू आर नोन टू मी। ये हुआ इसका पैसिव। कोई दिक्कत परेशानी भैया? तो चलिए अगले क्लास में हम कुछ और एग्जाम्पल आपके साथ में पेश करेंगे, और साथ में कुछ प्रैक्टिस भी करवाएंगे क्वेश्चंस का, जैसे आपके एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव वाला, ताकि एकदम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए।